इंडियन एयरफोर्स इज नॉट ओनली द पायलट्स एंड द ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स, इंडियन एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी होते हैं और आपको शायद इसके बारे में पता भी ना हो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने अगर इंजीनियरिंग की है, बीटेक करी है, बीई की है, तो आप एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद क्या टेक्निकलिटीज रहती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस आपको मिलती हैं, क्या सर्विसेज के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। वीडियो 10 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरी बहुत ही प्यारी सीनियर स्क्वाड लीडर ज्योति रानी मैम का और स्क्वाड लीडर नेहा राठी मैम का, जिन्होंने मुझे इमेंसली हेल्प की ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला सकूं बेसिकली। और उनके पॉडकास्ट हमारे चैनल डिफेंस एग्जाम मास्टर पे मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं और उनकी जर्नी से इंस्पायर हो सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे हमारे फौज के प्यारे प्यारे सीनियर्स आते हैं मेरे साथ, टॉक करते हैं एंड देन इंस्पायर करते हैं आप जैसे यंगस्टर्स को। दोस्तों चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। इंडियन एयरफोर्स बनी थी 8 अक्टूबर 1932 को। तब केवल कुछ एयरक्राफ्ट्स, एक टेक्निकल ऑफिसर और कुछ पायलट्स के साथ ये फौज हमारी आगे बढ़ी। आज की डेट में हमारी एयरफोर्स लगभग 3 लाख एयर वॉरियर्स की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एयरफोर्स में ना केवल एयरक्राफ्ट्स होते हैं बल्कि उसके साथ साथ होते हैं पायलट्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, एयरमैन, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में फाइटर कंट्रोलर या नॉर्मल एटीसी ऑफिसर्स, मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स, एजुकेशन ब्रांच ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, वेपन सिस्टम्स ऑफिसर्स एंड व्हाट नॉट। तो इन सभी चीजों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और अभी आप लोगों को पढ़ाने का काम करता हूं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग सर्विसेज में, अलग अलग आर्म्स पे कमीशन ऑफिसर्स हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किसी ने शायद ऐसी कभी वीडियो बनाई ही नहीं है, पूरे यूट्यूब पे नहीं होगी। और बच्चे मुझे पूछते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 बार से दोस्तों जो ट्रेंड है, आप एयरफोर्स में कैसे जा सकते हैं। एनडीए एंट्री है, सीडीएस एंट्री है, पर वो दोनों पायलट एंट्री है। एनडीए में अभी टेक्निकल एंट्रीज अभी चालू हुई हैं। बचा रह गया एफकैट, जो कि पूरी तरीके से अभी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री बन चुकी है। उसमें फ्लाइंग एंड टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की ब्रांचेस आती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब यहां पे मैं पढ़ाऊंगा भी और लिख के भी बताऊंगा, तो आपको वहां पे क्या क्या मिलता है। एईएल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एम। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो एईएम और एईएल में कैसे डिफरेंशिएशन होता है, आप ज्वाइन कैसे करते हो, क्या प्रोसेस है। आपको एफकेट का एग्जाम लिखना पड़ेगा जो साल में 2 बार होता है। एफकेट होता है अगस्त में और होता है फरवरी में। अगस्त का नोटिफिकेशन आता है जून में और फरवरी वाले का नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में। तो आपको एफकेट तो लिखना ही पड़ेगा, बिना उसके आपकी एंट्री नहीं होती। जैसे एसएससी टेक, टीजीसी, नेवी टेक में केवल परसेंटेज आपने भरी और आपको कॉल आ गया। एयरफोर्स एफकेट के थ्रू ही लेती है। अभी जो करंटली जो प्रोसेस चल रहा है, कुछ चेंजेस आएंगे तो वी विल टेल यू लेटर। तो एफकेट देना है। अब यहां पे एक क्रंच है। क्रंच क्या है, इस बार जो एफकेट हुआ है, एफकेट 125, उसका कट ऑफ था 121, 121 कट ऑफ गई। पिछली बार कट ऑफ थी 139। पर जिन बच्चों ने एफकेट दिया और जिनकी बीटेक थी और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे टिक किया था, उनको भी एसएसबी का कॉल आया है। हालांकि उनके नंबर 121 से कम थे, यानी कि 20 नंबर कम। 100 के ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स थे, और पिछली बार क्या हुआ था, जिन बच्चों के मार्क्स 119 के ऊपर थे, यानी कि 20 नंबर कम लगभग जो है कट ऑफ जा रही है एज ऑफ करंट ट्रेंड। तो आपको एफकेट लिखना पड़ेगा, तो आप एफकेट दो। एक इंजीनियर होने के नाते मैं बोलूंगा, जिस तरीके से फौज में अभी शॉर्टेज चल रही है ऑफिसर्स की, खासतौर से इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की, तुम्हारे प्रायोरिटी नंबर 1 पे फौज रहनी चाहिए। चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। ब्लू यूनिफॉर्म का शौक है मेरी तरह, पायलट बनना है, जहाजों के और एयरक्राफ्ट के और टेक के बीच में रहना है, तो एयरफोर्स ज्वाइन करो, एफकेट दो। पढ़ना है, मेरे पास बैच है एफकेट का, मैंने खुद एफकेट 8 बार क्वालिफाई किया है, 5 बार सीडीएस क्वालिफाई किया है। आ जाना मेरे पास, नंबर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। तेजस बैच एफकेट का है, सीडीएस का बलिदान बैच है। आओ पढ़ाई करो, मैं लूंगा जिम्मेदारी तुम्हारी 6 महीने की, 1 साल की, और भेजूंगा अंदर। अब आते हैं वापस टॉपिक पे। तो एफकेट दिया, आपके नंबर कम है, फिर भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग आ जाती है। तो वहां पे क्या होता है, कैसी चीजें प्रोसीड करती हैं, उसके बारे में आज मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो समझते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आपने क्या किया,
आपने एफकेट दिया, आपको शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, तो आगे क्या होगा? अगर आपने एफकेट दिया है और आपको शॉर्ट लिस्टिंग आई है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो आगे वहां पे क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझना, 2 स्ट्रीम्स होती हैं। क्या है? एफकेट है हमारा, ठीक है। आपने दिया एफकेट। एफकेट आप कब दे सकते हो? लगभग 20 साल से लेके आप 26 तक, 26 रनिंग, यानी 20 से 25 साल तक का मौका होता है। 22-23 में बच्चा जनरली बीटेक पास करता है या बीई पास करता है। तो तुम्हारे पास एफकेट के लिए जो जनरली अटेम्प्ट होते हैं, मैं मानता हूं आपके पास 7-8 अटेम्प्ट तो यार मिल जाते हैं अगर आप 25 साल तक के हो तो। मुझे तो बहुत मिले थे, मैंने 19 साल में बीटेक कर ली थी अपनी, ठीक है। मुझे बहुत मिले थे, मैंने 8 तो पास ही किए, तो मैंने लगभग 8 पास किए, 11 एफकेट दिए थे, 3 नहीं निकले थे मेरे, और 1 मैंने छोड़ा था, तो 12 एफकेट तो मेरे हाथ में थे। तुम्हारे पास 8 एफकेट होंगे, इतना मौका एयरफोर्स को ज्वाइन करने का मिलेगा। तो एफकेट आपके 60% एंड अबव है बीटेक में, है ना, ग्रेटर देन 60%, परसेंटेज कितनी? ग्रेटर देन 60%, ठीक है। 12th में आपके पीसीएम, मैंने फिजिक्स और मैथ मेनली, इसमें ग्रेटर देन 60% आपको चाहिए। राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ करना मेरे को, हौच-पौच हो रही है, बट तुम्हें समझ में सब आएगा, ठीक है। 12th में फिजिक्स मैथ में 60 से ऊपर नंबर होने चाहिए, बीटेक में 60% एंड अबव होने चाहिए। आपने दिया एफकेट, आपने एफकेट दिया फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, कोई सा भी आपने दिया, आपने पास कर लिया। मान लो आपके कट ऑफ नहीं क्लियर होती है, पर जो उनकी टेक्निकल की जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ फॉर नॉर्मल एफकेट अभी जो है, टेक्निकल की जो है जनरली लेस देन 20 मार्क्स होती है, 20 मार्क्स लेस होती है किससे? जनरल एफकेट से, जो फ्लाइंग का है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक का है उसके मुकाबले। इंजीनियर होने का फायदा सबसे बड़ा तुमको मिल रहा है, ठीक है। आपको आएगा एएफएसबी का कॉल अप, और एएफएसबी सेम होता है जो बाकी एसएसबी होता है। एएफएसबी या एसएसबी जिसको बोल सकते हो आप, दैट इज सेम फॉर फ्लाइंग टेक नॉन टेक, सबका सेम ही है। तैयारी करना चाहते हो, मेरा नंबर ये ले लो, प्रूफ यहीं पे नंबर ले लो। मेरी टीम में खुद लक्ष्य है, जो खुद पायलट थी एयरफोर्स में, फ्लाइंग ट्रेनिंग करी थी उन्होंने कुछ समय के लिए, और अभी वो टीम में आके बच्चों को गाइड करती है, मेंटर करती है। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, सेम नंबर इज माय डिजिट्स, इस पे आप व्हाट्सएप करके सेव करवा लेना नंबर, भैया मेरा ये है बैच, इसमें मैं तैयारी करना चाहता हूँ, ऐसे मेरे को हेल्प चाहिए। तो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू हैव। अब कट ऑफ 20 नंबर लगभग कम जाती है। अगर मान लो 121 कट ऑफ थी हमारी कब, एफकेट 125 की, तो बेटा यहाँ पे जो 100 मार्क्स थे ना, जिन बच्चों के 100 मार्क्स थे, 100 मार्क्स एंड अबव वाले जितने भी बच्चे थे, उनको सबको एएफएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आई है। यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अटेंडिंग एएफएसबी, ऐसे करके एक मैसेज आया बच्चों को। मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास फोन में है, तो मैं रैंडम वीडियो रिकॉर्ड करने लगा एकदम, क्योंकि मुझे बाकी इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेवेंट लग रही है। तो मैं बता रहा हूँ, एफकेट देना है तुम्हें, मिस नहीं करना है। ये नहीं तुम एसएससी टैग, टीजीसी और नेवी टैग में ही लगे हुए हो। एयरफोर्स में भी सीटें थी, कितनी सीटें थी तुमको पता है भाई? 200 सीटें थी, लगभग 200 अप्रॉक्स सीटें आती हैं हर 6 महीने पे एफकेट से, यानी 200 प्लस 200 लगभग 400 ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। 400 वैकेंसीज अप्रॉक्स आती हैं साल में, पर ईयर कितनी वैकेंसी आ रही है? अप्रॉक्स 400 वैकेंसी आ रही है पर ईयर, ठीक है। पर ईयर 400 वैकेंसी अप्रॉक्स आपकी आ रही है, ये आप याद रखो। समझ गए? मोटा मोटा मैंने बताया। अब ये था रॉ इंफॉर्मेशन। जब 121 कट ऑफ थी तो 100 से ऊपर वाले बच्चों को कॉल आया। जब 224 एफकेट की, 224 वाला जो एफकेट था उसमें 139 कट ऑफ थी, जो कट ऑफ थी वो 139 थी, तो उस टाइम पे जिन बच्चों के नंबर 119 एंड अबव थे, 119 119 एंड अबव को एएफएसबी का कॉल अप आया है। मेरे बैच के बच्चों को भी आया है, उनको कॉल अप आया है, यानी कि 20 नंबर कम जा रही है कट ऑफ। ये मोटा मोटा मान लो। पहले EKT होता था, मैंने EKT भी क्वालिफाई किया, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होता था 150 मार्क्स का। अर्लियर इट यूज्ड टू बी EKT, ठीक है ना, नॉट हैपनिंग नाउ। मैंने EKT पास किया है, मैंने एरोनॉटिकल के लिए भी एम किया था, मैं पायलट बनना चाहता था बचपन में, ठीक है। मैंने एफकेट इतनी बार इसलिए पास किया क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 हमेशा से एयरफोर्स थी। मैंने CDS भी हमेशा AFA के लिए क्वालिफाई किया है। अभी EKT इज नॉट हैपनिंग, EKT को इन्होंने हटा दिया है, केवल एफकेट में ही 20 नंबर घटा के आप एफकेट के लिए बस अपीयर हो जाओ। पहले हमें एफकेट भी पास करना पड़ता था और EKT भी पास करना पड़ता था, इसकी भी टेक्निकल की कट ऑफ आती थी, वो भी करनी पड़ती थी। 150 में से कम 50 से नवाब रहती थी। अब वो पंगा है नहीं, तुम आराम से पास कर सकते हो। आप समझो आगे की कहानी, ये समझ में आया? एफकेट अपीयर करना है, नंबर अच्छे लाने। अब ये नहीं कि 20 नंबर कम है तो हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे।
हम क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 20 नंबर का जो हमें कोटा मिल रहा है इंजीनियरिंग वालों को, उसके चक्कर में हम रहेंगे कि नहीं जी 8 पीयर हो गए, 100 ही नंबर तो लाने हैं। सर ने बोला नहीं भाई, कल को मान लो कट ऑफ 165 जा रही हो तो इंजीनियरिंग वालों की भी तो कट ऑफ ऊपर जाएगी ना, उनकी 145 जाएगी उस दौरान, 165 हाईएस्ट गई कट ऑफ। तो एफकेट के लिए पढ़ना है और पास करना है एफकेट, भले ही तुम कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर ऊपर जाओ, मैं बोलूंगा मैक्सिमम नंबर लाओ, पास हो जाओ एफकेट में। एफकेट में पास होना है, पास होना तुम्हारा एम होना चाहिए, ताकि तुम्हें शॉर्ट मिले। तुम प्रोबेबिलिटी में मत जियो, तुम प्रोबेबिलिटी में मत जियो कि यार हमारी तो टेक्निकली कट ऑफ निकल गई तो हमें एफएसबी आ जाएगी, क्योंकि एसएसबी सबका सेम है, पैरामीटर्स ऑफ एफएसबी आर सेम फॉर एवरीवन। अब अगर मैं बात करता हूं कि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के लिए एयरफोर्स में आगे की कहानी क्या है, दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मैंने खुद एएफटीसी में जो मेरे सीनियर्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं जो खुद एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, उनके माध्यम से वेरीफाई करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन हमें बताई। अब आगे क्या कहानी है कि ट्रेनिंग कैसे प्रोसीड होती है, इसमें होता क्या है। एएफटीसी में आपका क्या चलता है, मैंने अपने आईपैड में सारी चीजें लिखी थी जब मैं बना रहा था नोट्स। तो क्या होता है, जब आप मेरिट में आ जाते हो, एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हो, तो आपका एक टर्म जो होता है, आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा एएफए में। फर्स्ट टर्म आपका एएफए में होगा, कितने दिन का, 6 मंथ्स का, और आप यहां से एएफए से पास आउट हो जाओगे। 6 मंथ्स एएफए से, एयरफोर्स एकेडमी से आप पास आउट हो जाओगे, यानी कि एक बार आपकी पासिंग आउट परेड हो गई। कहां से, एएफए से। आपने एयरफोर्स एकेडमी से पासिंग आउट परेड अपनी पूरी कर ली। फर्स्ट टर्म एएफए में, एएफए आपकी डुंडीगल में है, ठीक है, ये हैदराबाद के पास है, ठीक है, यहां से आप पास आउट हो गए। आपका 6 महीना आपका टर्म पड़ा एयरफोर्स। अब फिर आप जाते हो यहां से एएफटीसी, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, यह है जलाहाली में, बेंगलोर के पास, ठीक है, दिस इज इन जलाहाली, बेंगलोर के पास, ठीक है। यहां पे आपके 2 टर्म होंगे, यहां पे आपके 2 टर्म होंगे। एक होगा आपका 3 महीने का जूनियर टर्म, जहां पे आप कॉमनली सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे। एक आपका होगा 6 महीने का सीनियर टर्म। ये आपका क्या होगा, जूनियर टर्म, और ये आपका क्या होगा, सीनियर टर्म, ठीक है बेटा, दिस इज द थिंग। अब यहां पे 2 ब्रांचेस हैं आपकी, एईएल एंड एईएम। यहां पे पूरी की पूरी ये है मैकेनिकल वाली स्ट्रीम, ये मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा, जितनी भी मैकेनिकल के अंदर कोर सब स्ट्रीम्स आती है मैकेनिकल वाली, वो सारी एईएम में आएंगी, एरोनॉटिकल के, ठीक है। यहां पे आएगा सीएसई, सीएस, आईटी, डबलई, ईसी, ईसीई, ईएन एटसेट्रा, यहां पे ये सारी ब्रांचेस आ गई। तो दो तरीके की है, लगभग 100 वैकेंसी मान लो मोटा मोटी आती है। बोथ मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई, बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन अप्लाई, दोनों ही लड़के लड़की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी यहां तक। अब अगर मैं आगे आपको बताना चाहूं, इसी में अगर मैं आपको बताना चाहूं आगे कि आपको क्या करना है, तो आप इस चीज को देखो। तो 6 महीने आप सीनियर टर्म में रहे, आप यहां पे जूनियर टर्म में जब आप रहोगे तो यू विल बी डूइंग सिमिलर स्टडी। आप जो भी बच्चे रहेंगे, चाहे वो एईएम के हो, एईएल के हो, दे विल बी स्टडी सिमिलर थिंग्स, सेम चीज पढ़ोगे आप, कोर बेसिक्स पढ़ोगे। उसके बाद जब आप सीनियर टर्म में आ जाओगे, व्हेन यू विल गेट इनटू सीनियर टर्म, यहां पे आपको 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक आएगा आपका एयरक्राफ्ट, आपको 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक चीज आएगी आपकी एयरक्राफ्ट, यहां पेन का थोड़ा इंटेंसिटी छोटा कर लेता हूं। दूसरा आपका आएगा यहां पे ग्राउंड, ग्राउंड में आएगा आपका वेपन्स, अभी ध्यान से सुनना। तीसरी चीज जो आपकी आएगी वो आएगी सिस्टम 1, और चौथी चीज जो आएगी आपकी वो आएगी सिस्टम 2, ठीक है। एयरक्राफ्ट्स में आपको 3 चीजें मिलेंगी, या तो आप फाइटर्स पे जाओगे, वो एकेडमी में डिसाइड होगा, या आप ट्रांसपोर्ट पे जाओगे, या आप
हेलीकॉप्टर्स पे जाओगे, फाइटर्स में मिग, मिराज, जैगुआर, सुखोई, तेजस, जिस पे भी आप जाओगे। ट्रांसपोर्ट में आप C-17 ग्लोबमास्टर, C-130J हरकुलस, AN-32, C-295 है ना, या डोनियर। हेलीकॉप्टर्स में मी-17, मी-8, मी-17, मी-17 V5, आपका चेतक चीता, ध्रुव, ALH, LCH, अपाचे, ये सारे इन पे जाओगे, या चिनूक पे भी जा सकते हो। तो ये पूरा कैटेगराइजेशन इस तरीके से हो गया। जनरली यहाँ पे मैकेनिकल, यहाँ पे मेनली मैकेनिकल वाले एयरक्राफ्ट ही चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्राउंड वेपन्स, ठीक है। ये AEM का है। ग्राउंड वेपन्स में आपके आ गए क्या, मिसाइल्स आ गए सारे। इसमें आपका मिसाइल्स हो गए, आकाश पे चोरा, ये सब है ना। तो मैकेनिकल वाले जो है ना, मैक वाले, वो जनरली जाएंगे इन दो के अंदर, एयरक्राफ्ट पे जाएंगे और ग्राउंड वेपन्स पे जाएंगे, यानी मिसाइल्स में जाएंगे, ठीक है। और इसमें वेपन सिस्टम्स भी इंक्लूड है ना, ग्राउंड वेपन्स या वेपन सिस्टम्स वाली जो ब्रांच है ना, वेपन सिस्टम्स एयर, वेपन सिस्टम्स ग्राउंड, है ना, वो सारा इस तरीके से वेपन सिस्टम्स मान सकते हो मोटा मोटी। पर वेपन सिस्टम इज अ डिफरेंट ब्रांच जो अभी एयरफोर्स ने अलग कर दी है, वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। पर मैं केवल कोर टेक्निकल AEL और AEM की बता रहा हूँ, ठीक है ना। वेपन सिस्टम ये मिसाइल्स पे जाएंगे, ग्राउंड वेपन्स में मिसाइल्स पे जाएंगे, इतना याद रखो अभी मैकेनिकल वाले। नाउ सिस्टम 1 में क्या आएगा, सिस्टम 1 में आएगा आपका रडार एंड नेवेट्स, नेविगेशन एड्स, अवाक्स वगैरह जो है। इसमें क्या आएगा आपका, रडार आ गया यानी AWACS, अवाक्स आ गया, बाकी रडार आ गए AEW एंड CS, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, जो कि हमारा उस पे लगा हुआ है, एम्ब्रर जेट पे लगा हुआ है, ये IL-78 पे लगा हुआ है, IL-76 पे लगा हुआ है, जो रशियन फाल्कन अवाक्स रडार है। सिस्टम 2 में आपका जैसे यहाँ पे CSIT वाले, या CSIT वाले मेनली इस पे एम कर सकते हैं। इसमें क्या टेक्नोलॉजी आ गई, इसमें आपकी आ गई एयरफोर्स का जो नेट है एफनेट, एयरफोर्स का जो इंटरनल नेटवर्क है एफनेट, IACCS जो रहता है उसके अंदर एक है ना, AW एटसेट्रा, ये सारी चीजों पे आप जाओगे। तो मैंने मोटा मोटा और भी दिया है, 100% करेक्ट नहीं होगा पर 90% चीजें यही है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने तुमको एक बाइफरकेशन सा दे दिया कि भैया ये है, ओके। ये सिस्टम 1 में रडार नेविगेशन एड्स में, जैसे जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं EC ENC के, वो इसमें सिस्टम 1 में जाते हैं। मैकेनिकल वाले ग्राउंड वेपन्स में, मिसाइल्स में चले गए, मैकेनिकल वाले एयरक्राफ्ट्स पे चले गए, है ना। CSIT वाले सिस्टम 2 पे चले गए, एफनेट, IACS, AW, इस सब पे चले गए, ठीक है। मैकेनिकल वाले जो हैं इस पे जाते हैं। अब बिफोर कोर्स कंप्लीशन, यहाँ पे क्या होगा, कोर्स कंप्लीशन से पहले, बिफोर द कोर्स कंप्लीशन, आपको एयरक्राफ्ट बता दिया जाएगा कि आप कौन से एयरक्राफ्ट पे जा रहे हो, पर्टिकुलर आपका बता दिया जाएगा, कैडर आपका किस एयरक्राफ्ट पे हो, चॉपर्स पे हो, ट्रांसपोर्ट पे हो, आप किस पे जा रहे हो, ये आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, फिर आप यहाँ से आपकी पासिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करने, यहाँ पे आपको VTU से, विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आपको M.Tech की डिग्री भी मिल जाएगी, ठीक है। VTU से M.Tech की डिग्री भी अवार्ड कर दी जाती है, यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की एक आपको M.Tech की डिग्री अलॉट कर दी जाती है VTU से, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, देन यू विल गो फॉर स्पेशलाइजेशन इन योर पर्टिकुलर वो स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, इसको टेट्रा स्कूल्स होते हैं, जो उनको टेट्रा स्कूल्स बोलते हैं, उसमें आप जाओगे, ठीक है। तो फिर आप टेट्रा स्कूल्स में जाओगे दोस्तों, है ना। अब ये कहानी थी मोटी मोटी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की। तो अब ये सारे के सारे SSC ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं, यानी कि लगभग 10 ईयर प्लस 4 ईयर, यानी 10 ईयर पे भी रिलीज ले सकते हो व्हेन यू आर ए स्क्वाड लीडर, ठीक है। और 14 पे आप लोगे तो आप विंग कमांडर बन जाओगे, है ना। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास रिलीज के। परमानेंट भी हो जाते हैं लोग, अगर डिपेंडिंग अपॉन द एयरफोर्स की वैकेंसीज। परमानेंट, पहले परमानेंट कमीशन की एंट्री आती थी, ठीक है ना। अब आते हैं कि यार सर ये तो ठीक है, चलो हमने अपनी इंजीनियरिंग के बेसिस पे एयरफोर्स ज्वाइन कर ली, बट आफ्टर 14 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 14 ईयर्स व्हाट विल हैपन टू अस। तो देखो अभी जिस हिसाब से मार्केट सिनेरियो चल रहा है, मार्केट डायनामिक्स जो चल रहे हैं, अभी एविएशन भारत में तो बूमिंग है, एयरक्राफ्ट्स, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बूम कर रहा है और बूम करेगा आने वाले 20 से 30 साल तक। तो तुम अगर 14 साल या 10 साल एयरफोर्स में रह के बाहर आते हो, तो जो मैकेनिकल वाली जनता है, ठीक है ना, मैकेनिकल वाली जनता जो है ना, एक सेकेंड, जो लोग मैकेनिकल स्ट्रीम के हैं, दे कैन गो टू सिविल एविएशन आराम से,
जब आप रिलीज होते हो तो उससे पहले एयरफोर्स और आर्म फोर्सेस आपको मास्टर्स भी कराती हैं, आपको एमबीए के लिए भी भेजा जाता है, एफएमएस भेजते हैं आपको, आईआईएम्स में से आपको कोर्स कराए जाते हैं, आप उसके माध्यम से अपने आप को इक्विप कर सकते हो कॉर्पोरेट में आने के लिए। सिविल एविएशन इज बूमिंग। आप जैसे डसॉल्ट जैसी कंपनी है, डसॉल्ट इंडिया में आ चुकी है, डसॉल्ट में आप जा सकते हो। इसके साथ साथ आप टाटा एडवांस सिस्टम TASL में जा सकते हो, एयरबस में जा सकते हो, है ना, एंड अदर्स। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो हायर करती हैं एक्स आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स को, खासतौर से टेक्निकल ऑफिसर्स को अपने यहाँ पे प्रायोरिटी पे, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस होता है वो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी पे होता है फौज के अंदर का। अब जो AEL वाले हैं, जनरली मैकेनिकल जो AEL वाली जनता है, वो कहाँ जा सकती है? वो जाते हैं मेनली साइबर सिक्योरिटी। ये साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत ज़्यादा बूम पे है। साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में दे कैन गो, है ना, AIML पे दे कैन गो, AIML वाले फील्ड में, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हारा करियर सिक्योर है। ऐसा मत सोचो कि 14 साल के बाद तो भैया हम बेरोजगार हो जाएंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। By the time you guys spending 10 years into the Air Force or 14 years into the Air Force, you will be a technically very good engineering officer. You will be a good engineer. You will be a potent and capable engineer. You will be coming out with a master's degree, or in fact with the double masters. Even if you go for MBA from अलग-अलग इंस्टीट्यूट, आप IIM से कर सकते हो, FMS से कर सकते हो, है ना, MDI वगैरह से कर सकते हो। आप अच्छे कॉलेजेस स्पॉन्सर करती है एयरफोर्स, है ना, रिलीज से पहले कोर्स कराए जाते हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, हु केम आउट विद वेरी गुड पैकेजेस। बहुत सारे लोग अलग अलग कॉर्पोरेट्स में VP AVP बन जाते हैं, है ना, बिग फोर्स में लोग काम करते हैं, AVP VP लेवल पे आप जाते हो, अच्छी सीनियर मैनेजर, ऐसे रोल्स पे, प्रोग्राम मैनेजर, ऐसे रोल्स पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी पे कमीशन भी आ चुका है, ठीक है ना, 8th पे कमीशन आ रहा है। 8वें वेतन आयोग के बाद लगभग अप्रॉक्स जो ऑफिसर्स की जो वो है वो 30 लाख की CTC मान लो, मोटा मोटी 30 लाख की CTC बनेगी, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इट इज अ लुक्रेटिव करियर ऑप्शन, आई वुड से। यू शुड नॉट मिस इट। यू नीड हेल्प, दैट इज माई नंबर, यू कैन एनी टाइम रीच आउट टू मी, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा बेटा एक लेखा जोखा था जो कि मैंने आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में बताया। सो व्हाट इज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन एयरफोर्स? दिस इज द पूरा का पूरा प्लान ऑफ एक्शन। FCAT दो, पास करो, कट ऑफ क्लियर करो, मेरे पास आओ, SSB की मेंटरशिप लो। FCAT का पढ़ना है, पास करना है तो भी मेरे पास आ सकते हो। रिटेन SSB कॉम्बो बैचेस भी उपलब्ध है, सिंगल बैचेस भी उपलब्ध है, अलग अलग सेपरेट बैचेस भी उपलब्ध है। आप आके मदद मांग सकते हैं कभी भी, और कर लो यार, ठीक है। इंजीनियरिंग का सीनियर होने के नाते बोल रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू गाइस कुड हैव, यू कैन थैंक मी लेटर। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।